नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश में कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं और शासन चल रहा है कि यहां पर रोजगार के अवसर रोज बढ़ते जा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि जो ताजा सर्वे आया है उसमें बेरोजगारी की जो दर है वो 1% से कम हो गई है। और ये सभी मध्य प्रदेश वासियों के लिए गर्व का विषय है। जहां इस तरीके की बातें बार बार होती है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहां मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पर बेरोजगारी की दर 1% से जब कम आई है तो इसको लेकर दावे और प्रतिदावे का दौर हमें देखने को मिल रहा है। सियासत भी जमकर हो रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का, इस पर आधारित हमारी एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक अच्छी खबर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। केरल और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में युवा बेरोजगारी दर ज्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी दर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक ये उनकी सरकार की सही नीतियों और विकास के प्रति समर्पण का परिणाम है। औद्योगिक विकास से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में MSME को बढ़ावा देने तक सरकार ने हर स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कौशल विकास योजनाओं को भी प्रमुख कारण बताया, जिनसे लाखों युवाओं को नौकरी के काबिल बनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में यह मील का पत्थर साबित हो रही है। डॉक्टर यादव कहते हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों के दो हाथ मिलकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 9 करोड़ की आबादी नहीं, ये 9 गुना 18 करोड़ हाथ है हमारे सबके काम करने के लिए। उनको मौका देना है और उनके मौका देने के लिए ये नेतृत्व क्षमता है। जो आदमी ने जन्म लिया, परमात्मा ने उसके पिंड में उसके साथ उसका प्रारब्ध भी दिया है। वो प्रारब्ध अगर दिया है तो प्रारब्ध को आकार साकार देने के लिए परमात्मा ने, जैसे रेल के अंदर इंजन तो एक ही लगेगा, डब्बे 22 लग जाते, 24 लग जाते, तो डब्बों को खींचने की ताकत अगर किसी में है तो यही इंडस्ट्री के सारे हमारे प्रणेता जो इंजन के रूप में आर्थिक व्यवस्था को खींच के ले जाए, इससे बढ़कर क्या मिलने वाला है। हालांकि विपक्ष इस उपलब्धि पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये आंकड़े जमीनी सच्चाई से कोसों दूर हैं। विपक्ष ने सरकार पर आंकड़ों के साथ हेरफेर करने का आरोप लगाया है। 0.9%, 1% से भी कम बेरोजगारी कि प्रदेश में जो है 39,50,000 से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। प्रदेश की आबादी कितनी है? 8 करोड़। 5% तो यही हो गया। प्रधानमंत्री जी का ई श्रम पोर्टल है, उस पर 80 लाख मध्य प्रदेश के लोग दर्ज हैं, पंजीकृत हैं। 10% वो हो गए, तो 15% तो सरकारी खातों में दर्ज हैं। तो ये 1% की खेती कौन से खेत में की गई है? इसका जो है मध्य प्रदेश सरकार को जवाब देना चाहिए। या तो सरकार विधानसभा में झूठ बोल रही है, या जो है ये एजेंसी झूठ बोल रही है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। पीरियोडिक लेबर फॉर्म सर्वे यानी कि PLFS के ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगारी दर 0.9% है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम है। इसके विपरीत केरल और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में बेरोजगारी दर बेहद ज्यादा है। इन आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार अपने विकास मॉडल को सबसे प्रभावी बताती है। सरकार के मुताबिक औद्योगिक विकास, MSME में प्रोत्साहन और युवा कौशल विकास योजनाओं ने इन कम बेरोजगारी दर को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है। देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स के जो आंकड़े सामने आए, जिसके अंदर 28 राज्यों की बात की गई, मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी दर 1% से कम 0.9% रह गई है। इसके लेके जो सरकार लगातार कदम उठा रही, निवेश को लेके काम कर रही, रोजगार बढ़ाने को लेके काम कर रही, ये उसी का नतीजा। लगातार हम कह रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सतत रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से निवेशकों को जोड़ रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि आज रोजगार के अवसर बढ़े तो बेरोजगारी की दर कम हुई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, तो सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े गंवाए। और कई ऐसे राज्य जो कांग्रेस शासित राज्य, उनकी भी स्थिति सामने है कि बेरोजगारी दर की क्या स्थिति है, इंडी गठबंधन के राज्यों में बेरोजगारी दर की क्या स्थिति है। तो कांग्रेस जो झूठ फैलाती है बेरोजगारी को लेकर, यह रिपोर्ट उसके मुंह पे करारा तमाचा, और आज सच्चाई सामने आ गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये आंकड़े हकीकत से मेल खाते हैं? मध्य प्रदेश में रोजगार सृजन की ये उपलब्धियां कितनी ठोस हैं? इसकी गुणवत्ता क्या है? औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं ने रोजगार
सृजित किया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में ये आंकड़े और सरकार की नीतियाँ राज्य में रोजगार संकट को किस हद तक दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। तो देखा आपने ये रिपोर्ट, और इन रिपोर्टों के जरिए हमने पेश की है दावों की सच्चाई। लेकिन ये दावे, ये आंकड़े कितने किताबी हैं, कितने सियासी हैं, इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है फरहाना खान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे देवेंद्र विश्वकर्मा जी, जो कि अर्थशास्त्री भी हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और रिपोर्ट के जरिए जो हमने बातें बताई उसमें एक महत्वपूर्ण बात, उल्लेखनीय बात ये कि कई तरीके के प्रयासों के बाद जो आंकड़े आए हैं उसमें 1% से कम बेरोजगारी दर है मध्य प्रदेश की। ऐसे में बेरोजगार जब कम हो रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, तो क्या प्रयास किया जा रहा है, आगे के क्या प्लानिंग है, पहले बीजेपी से जान लेते हैं। शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। शुक्ला जी, ये जरूर विपक्ष आलोचना करेगी कि भाई ऐसा नहीं है, बेरोजगार ज्यादा हैं, लेकिन आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि ये जो आंकड़े हैं वो सही हैं और रोजगार के अवसर ज्यादा बने हैं, बेरोजगार कम हुए हैं? शिवम शुक्ला जी, शिवम जी आवाज मिल पा रही है? चलिए, जब तक हम रुक कर लेते हैं देवेंद्र विश्वकर्मा जी की ओर और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरीके के आंकड़े कितने विश्वसनीय होते हैं और मध्य प्रदेश की स्थिति के हिसाब से ये आंकड़े को वो कहाँ आंकते हैं अर्थशास्त्री नजरिए से। देवेंद्र जी क्या कहेंगे, ये आंकड़े आए हैं, कितने सच के कितने करीब हैं ये? मोहन जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी देवेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, और शेयर मार्केट सुबह अप होता है और शाम को डाउन हो जाता है और फिर अप हो जाता है। मुझे लगता है कि एक अर्थशास्त्री और एक रिसर्च शोध होने के नाते मैं समझता हूँ, मुझे इस आंकड़े में कुछ क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। 1 जुलाई को हमारी इस देश की आबादी 145 करोड़ हो गई थी। 36.6 अर्बन पॉपुलेशन थी और 63.4% रूरल पॉपुलेशन थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो उन्होंने 28 राज्यों में किया है, किस आधार पे किया है? क्या इन्होंने पॉपुलेशन का 10% सर्वे रैंडम सैंपल किया या 1% किया, अर्बन में किया कि रूरल सेक्टर में किया, या उन्होंने केवल सेकेंडरी डाटा पे ही सर्वे कर दिया? कितने लोगों पे सर्वे किया? मुझे लगता है मोहन जी आप भी थे, कहीं अपन को पिछले 1 वर्ष में ऐसा कुछ ये संस्था के आंकड़े समझ में नहीं आए कि ये संस्था कहीं सर्वे भी कर रही है। ना ही मुझे लगता है खान मैडम बता पाएंगी, ना शिवम जी बता पाएंगे। तो ये आंकड़े किस बेस पर हैं, कितने परसेंटेज में डाटा लिए गए हैं, अर्बन में कितने लिए गए हैं? ठीक है, क्या ये सेकेंडरी डाटा पर है? क्या मनरेगा में 1 दिन का किसी व्यक्ति ने काम किया उसको भी आपने ले लिया क्या? क्या स्वयं सहायता समूह को कोई फंड हुआ तो आपने ले लिया क्या? क्या प्रधानमंत्री आवास में किसी व्यक्ति ने अपने घर में काम किया उसको भी ले लिया क्या? तो जो हमारे प्रदेश के युवा बाहर काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के युवा जो बैंगलोर में, पूना में है और जो विदेश में काम कर रहे हैं, क्या उनको भी आपने लिया क्या? ठीक है ना? ये मुझे लगता है देवेंद्र जी, उनकी वेबसाइट में देखने के बाद वो कुछ सैंपल के साइज के बारे में भी जिक्र वो अपने वेबसाइट में वो करते हैं। इस तरीके की एजेंसियों के जो सर्वे होते हैं क्या सच के करीब नहीं होते? क्या अर्थशास्त्रीय कई तरीके के सर्वों का विश्लेषण करते हैं, सर्वे तो कुछ सैंपल का ही लिया जाएगा, तो क्या ये कुछ सच्चाई के करीब लगते हैं आपको? नहीं, मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दीबाजी में सर्वे किया गया है, क्योंकि मेरे जो मित्र भी बैठे हैं, अगर इस एजेंसी ने सर्वे किया है तो एजेंसी आई है क्या? मैं जबलपुर, भोपाल, इंदौर में सब जगह हूँ, तो मुझे तो कोई एजेंसी ने किसी ने नहीं बताया किस एजेंसी ने सर्वे किया है। तो किस डाटा पे आपने सर्वे किया? प्राइमरी डाटा पे किया, सेकेंडरी डाटा पे किया, किस डाटा पे आपने सर्वे किया है ना? कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और एम्प्लॉयमेंट चला भी जाता है। गवर्नमेंट के भी कई प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं। मनरेगा में 1 दिन का काम होता है, प्रधानमंत्री में 90 दिन का काम
होने के बाद काम बंद हो जाता है। नहीं तो रोजगार की परिभाषा में क्या आएगा? किसी की फिक्स नौकरी, सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट संस्थान में महीने भर काम, क्या आकलन का इसका आधार क्या है? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के सोर्स होने चाहिए, या तो स्वयं का व्यवसाय लेकिन रेगुलर होना चाहिए। किसी 1-2 दिन काम कर लिया, 3 दिन काम करिए, किसी प्रोजेक्ट में काम कर लिया तो उसको हम रोजगार नहीं कहेंगे, है ना। तो देखिए अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, देश में स्वरोजगार करने वाली 39% लोग बताते हैं। लोग अपने कारोबार में जो लोग हाथ बटा रहे हैं 19.4% बताते हैं। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्वरोजगार 82% बताते हैं। दिहाड़ी वाले को 17% बताते हैं और टोटल 157% होता है। तो ये क्या आंकड़ा है? मुझे ये नहीं लगता अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई गवर्नमेंट की संस्था, स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये आंकड़े देती तो मैं इस आंकड़े को ठीक मांगता हूँ। ये बहुत जल्दीबाजी में आंकड़े हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 3.something की बात की थी और ये जो आंकड़े मैं इसको ठीक नहीं मानता, ये बहुत जल्दी में आंकड़े लिए गए हैं, है ना। तो जिस तरीके की देश, ये मैं मानता हूँ कि सरकार बहुत अच्छा काम करे, एम्प्लॉयमेंट के कई सोर्स जनरेट हो रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ रहा है। मनरेगा में थोड़ा संशय बना हुआ है, धुंध की छांव है और उसमें हम इन आंकड़ों को देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी क्या तर्क देती है? शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। शुक्ला जी, ये जो आंकड़े हैं इसमें विश्वसनीय है कि नहीं, इस पर संशय है। ऐसे में आप लोग दावा कर रहे हैं, विपक्ष उसका विरोध कर रहा है, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि ये आंकड़े सही हैं और हम जो काम कर रहे हैं उससे रोजगार बढ़ रहा है? क्या तर्क है आपके पास? तिवारी जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभी कोविड से जस्ट पहले 2019 में पीरियोडिक लेबर फोर्स का एक आंकड़ा आया था। तब कांग्रेस पार्टी और तमाम विद्वान जनों ने उस आंकड़े को बार बार उछाला और बोला देश में 40 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। और उस वक्त उस आंकड़े को उन्होंने बहुत प्रमाणिक माना, उस संस्था पर विश्वास किया। लेकिन आज जब सकारात्मक रूप से उसके परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं, जब सरकार के सत प्रयासों में जो एकरूपता रही है, जिस प्रकार का डेडिकेशन और कमिटमेंट सरकार की तमाम योजनाओं में दिखाए गए, उसके परिणाम स्वरूप अगर परिणाम हमारे अपेक्षा अनुरूप आ रहे हैं तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य का विशेष विषय नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार का एक लगातार कमिटमेंट रहा था युवाओं को रोजगार और कौशल की दिशा में प्रेरित करने के लिए, और उसमें किस स्तर तक की सफलता मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश को अर्जित करने के लिए प्रेषित किया है, वो आज जो PLFS के आंकड़े आ रहे हैं वह स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कई स्तरों पर काम किया। सबसे प्राथमिक युवाओं के भीतर एक कौशल का डेवलपमेंट हो, जो अनस्किल्ड या बिना पढ़े लिखे युवा भी हैं उनको भी रोजगार उद्यमिता के क्षेत्र में कौशल उनके अंदर विकसित किया जाए। इस दृष्टिकोण के साथ सरकार ने तमाम तरीके से कई स्तरों पर प्रयास करे। सीखो कमाओ योजना का भी हमने उदाहरण देखा। दूसरे स्तर पर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, वहां पर हमारा पुरजोर प्रयास था कि शिक्षा को एम्प्लॉयबिलिटी के साथ जोड़ा जाए, तो रोजगार जो सृजन है वह शिक्षा के साथ ही आपस में इंटरकनेक्ट करके मध्य प्रदेश की सरकार ने उस दिशा में भी काम करे। और तीसरा, प्राइवेट और जो पब्लिक इंटरप्राइजेस है, दोनों ही जगह लगातार हमने वैकेंसीज को निकाला। कई क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है, मध्य प्रदेश में भी तो रोजगार के और ज्यादा अवसर स्थापित होंगे और मध्य प्रदेश विकास के कल्याण के। चलिए, अलग अलग सेक्टरों में जो काम हुए हैं, निवेश के जो प्रयास हुए हैं, उसका एक सामूहिक असर जो फैक्टर के रूप में हमें दिखाई दिया है वो रोजगार में दिख रहा है, ऐसा बीजेपी का तर्क है। चलते हैं फरहाना जी की ओर, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनको क्यों लग रहा है कि ये आंकड़े गलत हो सकते हैं। जैसे कि शिवम जी ने अभी तर्क दिया कि यही एजेंसी है जिसके आंकड़ों को लेकर कांग्रेस आरोप लगा चुकी है कि बेरोजगारी बढ़ी है। अब उसी एजेंसी के आंकड़ों के आधार पर जब बीजेपी दावा कर रही है तो उसमें क्या संशय लगता है क्या फरहाना जी? फरहाना जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। जी, हमारे साथ विश्लेषक बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बात कही कि जल्दबाजी में ये आंकड़े बनाए हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी इस बात से। और जल्दबाजी में क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव है। चुनाव के टाइम ही ये ऐसा शिकूफा छोड़ने की ये चरित्र है बीजेपी का कि इस तरह का एक शिकूफा छोड़ दो जनता को बरगलाने के लिए। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ अभी भास्कर में हरियाणा में भी एक बड़ी खबर छपी है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी से बाहर आए हैं। तो इन्होंने शिवम जी ने कई सारी बातें बताई, पब्लिक सेक्टर, ये सेक्टर, वो सेक्टर, ये इन्वेस्टर मीट और वो इन्वेस्टर मीट और ये
ये इस तरह की बातें करने से नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर बोलिए, आप नाम देकर बताइए ना कि कहाँ आपने रोजगार बढ़ाए हैं। और इन्वेस्टर मीट आप कराते हैं, आप इन्वेस्टर मीट का ये लालच दे रहे हैं कि हमने ये इन्वेस्टर मीट करा दी, ये इतना निवेश अब आएगा, अब आने वाले समय में आएगा। तो ये बोलने से रोजगार नहीं बढ़ जाता है। अभी सरकार के ही आंकड़े हैं कि 2023 में जो आंकड़े थे वो 2023 में 35,73,000 बेरोजगार थे, जबकि मई 24 में 25,82,000 रह गए। ये सरकारी आंकड़े हैं। तो ये लोग कौन हैं जो, और सड़कों पे जो बड़े बड़े, अभी हमने हाल ही में एक युवा आंदोलन काफी बड़ा सड़कों पर देखा था, बेरोजगार युवा आंदोलन, तो वो कौन लोग थे और वो कौन 80 करोड़ लोग हैं जिनको देश में ये मुफ्त में राशन दे रहे हैं? वो कौन लोग हैं? वो क्या बाहरी लोग हैं? वो दूसरे देश से आए लोग हैं? ये किसको मुफ्त में राशन बांट रहे हैं, 5 किलो राशन? तो ये इनके इन दावों की पोल खोलता है कि देश की जो जनता है वो कितना गरीबी से जूझ रही है, किस तरह से किस चीजों को, इस जनता के कुकर्मों को भुगत रही है। और ये इस तरह के झूठे आंकड़े पेश करके ये जनता को दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं, आप तो बेरोजगार से बाहर हैं। मतलब आप बेरोजगार जो युवा हैं, जो जनता है, उनका आप मजाक बना रहे हैं, साथ साथ आप अपना खुद का भी मजाक बना रहे हैं। तो ये बंद कीजिए, ये सब करना, धरातल पे काम कीजिए, आप रोजगार के अवसर पैदा कीजिए। ये तो पकोड़े तलने को भी रोजगार मांगने वो तो कह रहे हैं कि हम अवसर पैदा कर रहे हैं, पर आप लोग मान कहाँ रहे हैं? उनको अवसर ही नहीं मान रहे हैं, ये जो प्रयास कर रहे हैं। आंकड़ों को आप बताइए। आज आप इनसे बोलिए एक चपरासी की वैकेंसी निकाल कर ये दिखा दें, और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि उस वैकेंसी के लिए PhD किए हुए लोग, MBA किए हुए लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लोग, ये लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। आज ऐसी चपरासी की चलिए, सरकारी नौकरी सबको चाहिए। चलते हैं देवेंद्र जी के पास। देवेंद्र जी, क्या एक मना स्थिति जो बन गई है कि सरकारी नौकरी आने ही रोजगार, बाकी जो प्राइवेट काम कर रहा है या फिर कोई स्वरोजगार कर रहा है या छोटा ठेला गुमटी लगा रहा है, वो भी रोजगार की श्रेणी में लोग नहीं गिनते, और इसीलिए लगती है कि बेरोजगारी है। जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक रोजगार के गिनती में वो नहीं आता। क्या यही वजह है कि हमें प्रयास के बावजूद लगता है कि भाई बेरोजगारी अभी खत्म नहीं हुई है? नहीं, देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बेरोजगारी केवल भारत की समस्या नहीं है, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की है, चाइना में भी बेरोजगारी है। देश की जनसंख्या बढ़ रही है, हम बहुत बड़ा यूथ पॉपुलेशन है, हमारा कंज्यूमर बहुत बड़ा मार्केट है। तो बेरोजगारी, कोई बच्चा पैदा होगा उसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसको एजुकेशन करना पड़ेगा, उनको रोजगार की तलाश करना पड़ेगा। एक चीज मानते ही आपने बहुत अच्छी बात की, गवर्नमेंट सेक्टर केवल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और जो हमारा वित्त आयोग है, 14 वित्त आयोग की रिपोर्ट कहती है गवर्नमेंट को अपना बजट, जो गवर्नमेंट को बर्डन है, उस बर्डन को कम करना पड़ेगा, जो कर्ज है उसको कम करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने जो आत्मनिर्भर का कंसेप्ट है, चाहे मुद्रा लोन की बात करें, चाहे स्टार्टअप की बात करें, ऐसा बहुत अच्छा काम हो रहा है। और भारत की उस तरफ जा रहे हैं, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खड़ा कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट जुलाई 2023 से जून 2024 को आई थी, जिसमें इन्होंने 3.2% के आंकड़े दिए थे। फिर मैं बताता हूँ, जुलाई 23 से जून 24 तक के आंकड़े इनके 3.2% थे। बिजनेस स्टैंडर्ड.com ने 3.2% के आंकड़े दिए हैं। बिल्कुल। जब ये एजेंसी ये आंकड़े देती है कि 3.2% के, तो मुझे नहीं लगता कि इस एजेंसी को इतनी जल्दी करना चाहिए। वैसे आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा है। देखिए, आज पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क, बिजली, पानी है, एजुकेशन अच्छा है, लोग आत्मनिर्भर के कंसेप्ट को समझ रहे हैं। अभी जो रीजनल इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है उससे भी इंप्लॉयमेंट आ रहा है। देखिए कितनी अच्छी, मैं अभी तक जो इंदौर है, भोपाल है, यही रोजगार था, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको माइक्रो लेवल पर रोजगार लेके जाना पड़ेगा। अभी सागर में जो रीजनल मीट होने वाली है, सागर का यूथ या तो दिल्ली जा रहा है या तो इंदौर जा रहा है। बुंदेलखंड में इसकी आवश्यकता है, दमोह में इसकी आवश्यकता है, छतरपुर में इसकी आवश्यकता है, लेकिन आपको वहीं के लोगों को तैयार करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मुंबई का उद्योगपति यहाँ है और पैसा कमाओ चले जाए। सागर में, दमोह में लोग हैं, उनके पास पैसा है, सरकार उनको सहयोग करे, उनको इंडस्ट्रीज खड़ी करे। वहीं के लोगों को, अगर हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो वहीं के लोगों को इंडस्ट्रीज खड़ा करना पड़ेगा, तभी इंप्लॉयमेंट मिलेगा। ऐसा ना हो जाए कि आपने पीछे आंकड़े भी देखे होंगे कि आते हैं, सास की योजना का फायदा उठाते हैं, बैंक का लोन का फायदा उठाते हैं और बाद में अपने आप को करप्ट साबित करके वापस चले जाते हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें दो मत नहीं है। इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा मध्य प्रदेश में माहौल है, लेकिन सरकार को थोड़ा अपना जो उनका जो बजट की प्लानिंग है उसको ठीक करना पड़ेगा, जो कर्ज का स्थिति उसको ठीक करना पड़ेगा, है ना। जो टैक्सेस भी आ रहे हैं, सरकार के पास बहुत अच्छा GST आ रहा है ना।
टैक्स तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन इसको मॉनिटरिंग सिस्टम की ओर हमको ध्यान देना पड़े। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। क्या ये जो मीट हो रही है उसके बाद कोई इंप्लीमेंटेशन है? क्या स्थिति आज जबलपुर में, कितनी इंडस्ट्रीज ने आके जमीन ले ली, बैंक फाइनेंस कितनी, आप बैंकिंग सेक्टर में जाइए, कितनी परेशानी है। चलिए, है ना शुक्ला जी, आप सुन रहे हैं, आलोचना भी है, थोड़ा विश्लेषण भी है, और इन सब बातों से लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी दावे कर रही है उसमें और प्रयास करने की जरूरत है। कहीं आप इन दावों को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बता रहे हैं, इस वजह से आलोचना भी झेलनी पड़ रही है? शुक्ला जी, देखिए, स्वाभाविक तौर पर अर्थशास्त्रियों की अपनी चिंताएं हो सकती हैं। हालांकि देवेंद्र जी की बहुत सारी बातों से बहुत विशेष स्तर पर मेरी सहमति है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मध्य प्रदेश की सरकारों के प्रयासों में कमिटमेंट है और उसमें एक रूपता है। हम लगातार एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश इस प्रकार की चीजें हासिल कर रहा है। जबलपुर की बात करेंगे, जबलपुर में ही अकेले हमारे पास लगभग 23,000 करोड़ रुपए किससे ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए थे और इसमें 265 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ जमीन राज्य शासन की ओर से मुहैया कराई गई थी और लगातार इन 300 इस पर हम उद्योग विकसित करेंगे और वहां पर जो रोजगार के अवसर है वो अभी देखने को लेंगे। मुख्यमंत्री जी का अपना विजन था कि विकास केंद्रीकृत न होकर के उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकृत चाहिए और प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक अंचलों में जो दूरस्थ सीमांत इलाके भी हैं वहां तक भी उद्योग और निवेश की जो संभावनाएं हैं उसको एक्सप्लोर किया जाए। और उसी दृष्टिकोण के साथ चाहे सागर की बात हो, चाहे जबलपुर की बात हो, चाहे उज्जैन की बात हो, भोपाल की बात हो, रीवा और शहडोल में भी भविष्य में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने जा रहे हैं। तो एक के बाद एक हमने कॉन्क्लेव करने का यह एक पूरा ध्येय निर्धारित किया था और इसकी अप्रतिम सफलता देखने को मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी जो देश के प्रमुख औद्योगिक शहर हैं, कहीं पर टेक्सटाइल का अच्छा मार्केट है, कहीं पर आयरन का अच्छा मार्केट है, कहीं पर ऑटोमोबाइल का अच्छा मार्केट है। जैसे मुंबई गए, कोलकाता में मिलकर के आए, तमिलनाडु के कई उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की, बेंगलोर में एक इसी प्रकार का आयोजन किया गया। तो हर दिशा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में निवेश को आमंत्रित किया और मैं बहुत ही आशा और विश्वास के साथ यह चीजें कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश आने वाले वक्त में एक कृषि प्रधान जो प्रदेश है, कृषि क्रमण का अवार्ड जीतने वाला प्रदेश है, उसके साथ ही साथ रोजगार और जो इन्वेस्टमेंट और उद्योग के क्षेत्र में भी अपनी ख्याति को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेगा। और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो यह प्रयास है वो अपने आप में सार्थकता की ओर पूरे प्रदेश को लेकर के जाएंगे। फरहाना जी, बड़े इन आंकड़ों को आप ना माने, लेकिन प्रयास तो काफी होते हुए दिख रहे हैं। जमीन पर जो है निवेश के प्रयास हो रहे हैं, खेती किसानी को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और अलग अलग सेक्टरों में विकेंद्रीकृत करते हुए प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयासों को कैसे देखती है कांग्रेस? क्या प्रयास कम हो रहे हैं क्या? चलिए, आंकड़े मत मानिए, पर प्रयासों को आप कैसे देखते हैं? सालों से ये सुहाने सपने जनता को दिखा रहे हैं, इसी तरह के प्रयास होते आ रहे हैं। और शिवराज सरकार में भी काफी इन्वेस्टर मीट हुई, कितनी बार उन्होंने मीट कराई, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट आया मध्य प्रदेश में। और एक साल पहले के जो आंकड़े थे और अभी के जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के, उनमें इतना फर्क कैसे आ गया? आपके कैसे अचानक से आप कैसे 1% से भी नीचे से कैसे आ गए? आपने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया? जबकि कौन सी जादू की छड़ी घुमा ली? पिछला एक साल हमारा पूरा चुनाव में गुजरा है। पहले विधानसभा चुनाव आ गए, फिर लोकसभा चुनाव आ गए। तो ये सरासर बस धोखेबाजी है जनता के साथ और कुछ भी नहीं है। 20 साल से आपकी सरकार है। आप बोल रहे हैं कि आने वाले समय में बता रहे हैं, शुक्ला जी बता रहे हैं, शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि एकदम से 1% के भी नीचे आ गए, इसको वो नहीं मानते। हो सकता है कि 2, 3, 4% होते तो वो मानती। बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम किसानों के साथ ये करेंगे, दुगनी आय का वादा। ये चलिए, दे रहे जवाब दे रहे हैं, शुक्ला जी दे रहे हैं। शिवम जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की लगातार विकृत बातें करने के लिए कुख्यात है। इनको देश की संस्थाओं पर, देश की एजेंसियों पर और देश की सरकार पर, तीनों पर ही विश्वास होना चाहिए और लगातार आत्मावलोकन करना चाहिए कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर इतनी जो स्थिति है बयां कर रही है या शास्त्री महोदय बयां कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये आप ही के जो है ना कार्यकर्ता सीना ठोक कर आप ही की सांसद के सामने बोल चुके हैं कि हमने इतने फर्जी वोट दिलवाए, हमने 20 फर्जी वोट डाले। हमने दोनों अलग अलग विषय हैं जी। अरे तिवारी जी, सबसे महत्वपूर्ण, इनको शांत कराइए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता बातों को सुनने, मैंने इनको कितना शांतिपूर्वक सुना। अब जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अगर विश्वास नहीं होता तो 99 के फेर में कांग्रेस फंस करके खुश नहीं होती। इनकी अपेक्षा तो 40 सीटों की थी, कहीं से 99 सीटें अगर उसका उत्सव मनाएंगे कि नहीं बड़ा अच्छा चुनाव आयोग है, हमें 99 सीटें देखने को मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो 240 सीटें आई है उसको आपत्ति है। तो ये मानसिकता देश में स्वीकार्य योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
बहुत मजबूती के साथ देश के लिए काम कर रही है। 165 सीटें मध्य प्रदेश में देवेंद्र जी हमारे की ओर पास चलते हैं। आखिरी का कमेंट, सुझाव क्या देंगे? चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, दावे भी अपनी जगह हैं, आलोचना भी अपनी जगह है। देवेंद्र जी, आगे ये जो आंकड़े आए हैं यहां तक हम पहुंच जाएं और सब इसे स्वीकार करें, इसके लिए सुझाव क्या है आपकी ओर से? सरकार को इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना होगा, मॉनिटरिंग पे ध्यान देना होगा। सरकार को जो सोशल सेक्टर है या जो प्राइवेट सेक्टर, उनको भी साथ में लाना पड़ेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी साथ में लाना पड़ेगा, इकोनॉमिस्ट को भी साथ में लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हर काम नहीं कर सकती है। इसलिए सरकार को हर क्षेत्र, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज भी लाना पड़ेगा। मैं 2 आंकड़े आपको बताऊंगा। पिछले 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद हुए हैं और 54 लाख नौकरी गई है। मध्य प्रदेश की स्थिति है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है देश में हर साल 1.1 करोड़ से 1.2 करोड़ नई नौकरी की जरूरत है। हमको 7% जीडीपी से भी ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार को उद्योगपतियों को भी लेकर चलना पड़ेगा, सरकार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करना पड़ेगा। विदेशी निवेश के नाम पर जो विदेशी उद्योग है, हमारे स्वदेशी उद्योग को खत्म ना कर दें, रिटेल सेक्टर को खत्म ना कर दें। हमको चाइना की पॉलिसी अपनाना पड़ेगा, हमको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। भारत के हर दूसरे घर में एक छोटा उद्योग चाहिए हमको, और इस छोटे उद्योग के माध्यम से हम आत्मनिर्भर जो बनेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो युवा आबादी 62% है, इसको काम चाहिए। अगर ये 62% काम कर लेती है, जो भारत का इतना बड़ा मार्केट है, इस मार्केट का लाभ भारत को मिलता है। विदेशी अब सैमसंग अगर भारत में आके काम कर रही है, लेकिन मुनाफा तो वो लेके जा रही है। 1990 में जो एफडीआई के नाम पर देश की स्थिति हुई है ना, लेकिन पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश में तेजी से ग्रोथ हुई है, जीडीपी बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, बिल्कुल पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। लेकिन उसका कारण है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या ज्यादा है, भारत का मार्केट बड़ा है। इस मार्केट का उपयोग भारत के लोग भारत के लिए करें। स्वदेशीकरण भारत का करना होगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। जैसे मोदी जी कहते हैं लोकल की बात करते हैं, हमको लोकल की ओर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें सबके प्रयास की जरूरत है। विपक्ष भी उतना सहयोग करे, सत्ता पक्ष भी सहयोग करे और सभी सेक्टरों में काम हो, तब हम ये नंबर 1 का खिताब कायम रख पाएंगे। फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से रोजगार में हम नंबर 1 हैं, और ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि हम किसी से पीछे कम नहीं हैं। ऐसे में ये सारी चीजें समय के साथ हम और कसौटी में कसते रहेंगे और बार बार आपको चर्चा के लिए बुलाते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा को ही खत्म करते हैं। हमारे साथ शिवम शुक्ला जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ फरहाना जी थी, उनका बहुत धन्यवाद। और देवेंद्र विश्वकर्मा जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।